नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 12वीं क्लास की जो पुस्तक है इतिहास की, आरबीएससी की, उसका पहला चैप्टर है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो आज इसमें नेक्स्ट जो है पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। आज वाला सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अब चूंकि रीट का एग्जाम पास में है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से सुनिएगा। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल हैं ग्रंथ। तो वो आपको नाम बताना है तीनों का। और दूसरा ये भी बताना है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, या कोई और धर्म से संबंधित है। तो कमेंट करके बताइएगा। ये दो चीजों का जवाब देना है। एक तो त्रिपिटक किससे संबंधित है, और दूसरा त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अच्छा, एक देखिएगा, जो लास्ट वीडियो था उसमें कोई न्यूज चैनल किसी आवाज आ रही थी, विद्यार्थियों ने कमेंट किया, तो मैंने सुना उसको, वीडियो को। तो वो कोई, उसमें मुझे भी नहीं मालूम कैसे रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मेरे आसपास तो बिल्कुल शांति थी। वो उसमें जब आवाज बाद में सुनी तब पता चला कि इस तरह की कोई न्यूज चैनल किसी है। तो वो कोई सिस्टम के अंदर ही कुछ कहीं, कुछ उसमें कहाँ से कोई आवाज आ गई होगी। तो उसको थोड़ा नजरअंदाज करें। अब मेरी वॉइस आएगी उसमें, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मेरी वॉइस आराम से आएगी। वो बहुत हल्की हल्की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। तो कभी हो जाता है कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई हो कोई। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता। 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था। लाइन पर रोडियां बनाने के लिए पत्थर की कमी को देखते हुए पास के टीलों से ईंटें निकालकर बिछाने लगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल हड़प्पा के भग्नावशेष निकाल रहे हैं। तो देखिए कहां से इसकी शुरुआत कहां से होती है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी वगैरह कैसे मिलनी शुरू हुई। 1856 में, यानी 1857 की क्रांति से एक साल पहले, तो लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का काम चल रहा था। उस समय भारत पाक दोनों एक ही थे। तो उस समय की बात है। लाइन पर रोडियां बनाने के लिए, तो जो आसपास पत्थर वगैरह जो हैं, वो जो गिरते हैं उसमें, तो वो थोड़े पड़ गए कम। तो उनको आसपास जो है वो क्या दिखा, कुछ ईंटें वगैरह दिखी दूर से। तो उन्होंने उसको खोद खोद के ईंटें निकालना शुरू करके लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तब ये पता पड़ा कि ये कोई एक महान सभ्यता से संबंधित चीजें निकाल रहे हैं, ये उनको भी नहीं पता था। बर्टन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। 18 ये बटन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना किसको दी गई थी, सरकार को दी गई, अंग्रेज सरकार को, क्योंकि उसका उस समय उसी का ही आधिपत्य था। 1861 में कनिंघम, ये महत्वपूर्ण नाम है, आपको ध्यान में रखना है, के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसलिए कनिंघम का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। 1904 में जॉन मार्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया। 21 में दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल जो है इसका उन्होंने उत्खनन किया। और 22 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। तो ये देखिए सही जो सन है वो ये है। अब कई जगह 1921-22 लिख देते हैं। कई बार ये जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो भी वहां कभी दयाराम साहनी का 1922 लिख देंगे, चूंकि बिल्कुल आगे पीछे हैं सन। तो ये सही फैक्ट है वैसे कि 21 में दयाराम साहनी और 22 में राखलदास बनर्जी। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे, अतः इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो ये सब चीजें हम समझ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले की कक्षाएं हुई है 6 से 10th की। अच्छा, उसमें एक चीज आपको और बता दूं, कई विद्यार्थी कह रहे थे जो 6 से 10th वाली टेट सीरीज है 500 वाली, जो ऐप पे मैंने चला रखी है, कि सर उसमें 6 से 10th वाले क्वेश्चन अलग हैं, या अब जो आप यूनिट वाइज बना रहे हो ये अलग से हैं, या सब मिलेंगे। तो उसमें 6 से 10th वाली जो टेट सीरीज है, जो ये अभी टेस्ट पेपर ले रहे हैं 500 वाली, तो उसमें 6 से 10th के जो है आरबीएससी के पेपर हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे यूट्यूब पे, उनके पेपर हैं वहां पे 130 पेपर तो वो हैं।
और यूनिट वाइज जो पेपर हैं वो अभी चल रहे हैं। 5 यूनिट के हो चुके हैं, आगे और होंगे 12। और अभी कितनी यूनिट होगी आपकी? 13 यूनिट। और अभी आज मेरे एक और आइडिया आया है कि इसी के अंदर ही आपको एसएसटी से संबंधित कुछ और बेहतरीन चीज आपके लिए इसमें 1-2 पॉइंट और रखूं, उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। हड़प्पा की खोज सब ये हो गया आपका। विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में लगभग 917 स्थान भारत में, 481 पाकिस्तान और 2 अफगानिस्तान में है। तो पाकिस्तान का भी भाग्य देखिए कि उसके भाग्य में आज जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों स्थल वर्तमान में कहाँ है? आपके रीट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो अब ये पाकिस्तान में है, और उस समय तो चूंकि भारत पाक एक ही था, ये उस समय 1921 में और 22 में, उस समय तो एक ही थे। लेकिन अब कितने स्थान कहां कहां रह गए इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित? तो 917 भारत में, 481 पाकिस्तान और 2 अफगानिस्तान। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इसका विस्तार अफगानिस्तान, सोर्तगोई और मुंडीगाक, ये नाम है, आप ध्यान में रखिएगा कहां कहां तक। और तो अफगानिस्तान में सोर्तगोई नाम लिखा जाता है ज्यादातर, ये वह मुंडीगाक। बलूचिस्तान में सूतका गेंडोर और सूतका खो है। अब ये नाम देखिए, जहां जैसे है वहां वैसे ही नाम होगा। कोई अगर किसी का ब्रिटेन में जन्म होता है, उसका नाम आता है टॉम, इस तरह के नाम होंगे। बटन, हैरी, ये जैसे आप देख ही रहे हैं, कनिंग, ये बटन, कनिगम, ये इस तरह के जॉन मार्शल, तो आप नाम से समझ आते हैं कि भारत का तो नहीं होगा। दयाराम साहनी नाम आते के साहब, ये अपने वाले नाम हैं। तो अब जैसे वहां वाले नाम जो वो क्षेत्र होता है, तो वैसे नाम वहां जो पर्टिकुलर भाषा है उनकी, उसी के अनुसार वो वर्ड होंगे। तो वहां ये है, सूतका गेंड और सूतका खो है। बालाकोट, फिर सिंध में जो उधरी है पाक की तरफ, पाक में जो सिंध प्रदेश है, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, कोट दीजी, जुदीर जोदड़ा, तो ये नाम है वहां। फिर पंजाब प्रांत, तो ये कौन सा है? ये पाक वाला जो है, हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान, ढेरी, सरायकोला और जलीलपुर। फिर पंजाब का रोपड़ और सगोल, तो ये पंजाब पाकिस्तान वाले हैं, ये जो इधर पंजाब, क्योंकि जो उधर भी पंजाब है, पाकिस्तान की बात करें तो उधर भी पंजाब है, हमारे यहां भी पंजाब है। और फिर ये हरियाणा में कौन से? यहाँ बनावली, मिथाकल, राखीगढ़ी। राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुल्लास। गुजरात में रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, खंबात की खाड़ी। और महाराष्ट्र में देमाबाद। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बताएं कि कहां कहां इनका विस्तार था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से स्थान कहां पर हैं। ये आपसे निश्चित रूप से रीट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट चीज है ये, कि आपसे इनका नाम देके पूछेगा कि ये कहां पर है। जैसे ये नाम दे देगा कोट दीजी और कहेगा बताओ कहां पर है, चहूदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, ऐसे नाम, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब, सिंहमुख और हिमनद से माना जाता है। तो इसमें देखिएगा जो सेंगे खब है, यह भी दरअसल क्या है? एक नदी है। कहां पर? तिब्बत में। जो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, ये नाम वगैरह। तो जो सेंगे खबब है, ये दरअसल नदी है, तिब्बत का एक विभाग माना जाता है, नगारी विभाग। मैप में भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो वहां स्थित एक नदी है जो है एक प्रकार से जो है स्रोत मानी जाती है इस सिंधु नदी का। तो ये सेंगे खबब, सिंहमुख, हिमनद, यहां से ये निकलती है सिंधु नदी। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहां से यह आदि बद्री के पास से मैदान में प्रवेश करती है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, फिर गग्गर, फिर हागड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती थी। अब नहीं, यहां से क्योंकि इसके जो
इसके अवशेष के रूप में हम ये गगर नदी को और इनको देखते हैं कि अब, लेकिन मैप से देखते हैं तब तो वहां ये दिख जाता है कि हाँ कभी यहां नदी थी, ये सरस्वती। यहां से बीकानेर व जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रभास पतन के पास समुद्र में गिरती थी। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। भू संरचना में परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई। जब हमने राजस्थान का भूगोल पढ़ा था, जो राजस्थान जीके वाला कोर्स है, उसमें मैंने आपको वहां समझाया था इस नदी के बारे में कि यह नदी कभी थी, कैसे पूरा ये जो पूरा राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है, जहां आज आपको धोरे ही धोरे दिखते हैं, टीले ही टीले दिखते हैं, ये कभी बिल्कुल हरा भरा था पूर्वी राजस्थान की तरह। लेकिन वो समय के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियां जो है उनमें बदलाव हुआ और धीरे धीरे ये स्थान जो है ये मरुस्थल के रूप में बदल गया। तो तो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों में सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का पता चल गया है। 1921 में हड़प्पा रावी तट पर भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले। 1947 में आजादी के बाद से अब तक सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यह भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछ सकता है कि रावी नदी के तट पर यह हड़प्पा जो है, तो ये कौन से जो है वो नदी के तट पर है, ये रावी पर। 1947 ईस्वी में आजादी के बाद से अब तक सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क घग्गर प्राचीन सरस्वती, जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप उसके अवशेष के रूप में आप इस नदी को देखते हैं घग्गर तक। और घग्गर नदी वर्तमान में बहती बहती जो है कभी पानी ज्यादा हो जाए तो कहां चली जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहाव इसका पानी कहां तक चला जाता है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। यहां खुदाई के लिए, और अब तो आपके राजस्थान सारा है, अब तो जो रीट एसएसटी के विद्यार्थी हैं, पूरी आपके राजस्थान जोड़ दिया इन्होंने। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की आर्ट कल्चर कंप्लीट है आपके। अब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते उसमें। तो ये सब तो आपको पढ़ना ही है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो। यहां खुदाई के लिए दो टीले जो हैं वो चुने गए। प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया और बाद में सिंधु नदी के दोनों और इसके विस्तार को देख करके इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का आग्रह किया जाता है। यह कोई पॉइंट आपके काम का नहीं है। पुरातत्ववेदा डॉक्टर वी सिरी वाकणकर, जिन्होंने उत्खनन कार्य किया, उनकी मान्यता है कि दोनों सभ्यताएं एक आधारभूत संस्कृति के ही दो प्रतिरूप हैं। सरस्वती का अन्वेषण जारी है तो बाद में हमें किसी निश्चित मत की ओर ले जाएगा। अतः अधिकांश पुरातत्ववेता अभी इसका उल्लेख सिंधु के रूप में किया जाना उचित मानते हैं। ये कोई आपके लिए ये चीज कोई ऐसी मोस्ट नहीं है। मेन चीज आपके लिए ये है, आप इसको ध्यान में रखिए। ये चीज यहां तक आपके काम का है। नेक्स्ट आता है सिंधु स्थापत्य कला। तो सबसे पहले बात करते हैं नगर नियोजन। और देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो यही थी, उसका नगर नियोजन। जैसे नगर नियोजन है, जल निकास प्रणाली है, इतनी विशेषताएं उस समय आपको इस सभ्यता में देखने को मिलेगी। सुनियोजित नगर नियोजन यहां की प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी, जिसको गढ़ कह सकते थे आप, और नीचे समतल पर नगर भाग था, यानी जहां जनता रहती थी। गढ़ में राजा, पुरोहित और अन्य प्रमुख व्यक्तियों का निवास था। मोटी दीवार का परकोटा होता था। परकोटा क्या होता है? चार दीवारी। जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो आपका घर जहां से आपके घर की एंट्री गेट है, जहां से घर का जो गेट है रूम का, डायरेक्ट वहीं से एंट्री अब थोड़ी होती है। ये जैसे आपका घर बनाया आपने, तो यहां आपका मान लीजिए बाहर एक मेन गेट है, तो चारों तरफ आपके घर के एक बाउंड्री रखते हैं आप। ये होती है निश्चित रूप से, ये एक बाउंड्री होती है। तो इसको आप क्या कहते हो? चार दीवारी कहते हो। उसी प्रकार से ये पूरा जो गढ़ होता था, तो इसमें चारों ओर इस तरह से क्या होती थी? चार दीवारी, जिसको आप परकोटा कहते थे। मोटी दीवार का परकोटा होता था। परकोटे की दीवार काफी चौड़ी थी। नीचे समतल पर नगर बसा रहता था।
और नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी जिनकी चौड़ाई 9 से 34 फीट थी। यानी सड़कें इस प्रकार से काटती थी सब एक दूसरे को। जैसे यहाँ जयपुर की बात करें, जयपुर में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है यूं, इस प्रकार से। तो कोई इधर से जाएगा वो इधर आ जाए, इधर वाला इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाए। एक सड़क 34 फीट मिली है जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा। गलियां 1 से 2.2 मीटर तक होती थीं। अब देखिए, जैसे अब ये क्वेश्चन है गलियों वाला, तो आपसे वो गलियां नहीं पूछेगा भाई। क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, कई बार बच्चे जो हैं वो कहते हैं सर ऐसे भी पूछ सकता है, ये वाला भी तो आ सकता है। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी, ये विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। ये परकोटे वाला, नीचे समतल पर नगर बसा रहता था, ये वाली चीज। एक सड़क 34 फीट की, ये वाला। और तो गलियां वलियां कोई इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कितनी चौड़ाई होती थी कितनी थी, बस आपकी समझ के लिए ये चीजें जरूरी है। कालीबंगा की सड़कें 1.8, 3.6, 5.4 और 7.2 मीटर चौड़ी होती थीं। तो ये तो 18 जस्ट एक दूसरे से डबल होती हुई है। मतलब जिस तरह से 18 का पहाड़ा होता है, तो 18 दूना 36, फिर तिया 54, फिर चौका 72। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात 4:2:1 था। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, यह पॉइंट है महत्वपूर्ण। सामान्य ईंटें 7.5, 15 और 30 इंच की थी। परकोटे के लिए ईंटें 10x20x40। तो आप देख लीजिए कि परकोटा तो मोटी दीवार का बनाया जाता था, तो उसके लिए ईंटों का जो अनुपात है और मोटी ईंटें प्रयोग की जाती थी। तो सामान्य ईंटें तो ये थी, और परकोटे के लिए जो ईंटें प्रयोग की जाती थी वो ये होती थी। अब आजकल तो देखिए नॉर्मल लोग, जैसे हम मान लीजिए घर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें तो बाहर भी इधर भी एक तरह की ईंट प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए घर जो बनाया है वो तो ईंटों से, और बाहर जो दीवारें हैं चार दीवारी, उसमें कोई बड़े बड़े जैसे पत्थर हैं वो एक के ऊपर एक रख के यूं चार दीवारी बना ली। तो यहां परकोटे के लिए इस तरह से इस्तेमाल करते थे। ये डिटेल में देखिए, आपको कुछ बच्चे कह रहे थे आप में से फर्स्ट ग्रेड वाले या और भी सेकंड ग्रेड वाले, कि सर एक भारतीय इतिहास का जो कोर्स है, जैसे राजस्थान जीके का कोर्स था, उस तरह से एक कोर्स लेके आइएगा। तो वो बाद में लाएंगे, अभी तो नहीं, 2-2.5 महीने तो कम से कम नहीं लाएंगे। उसके बाद एक लेकर के आएंगे न्यूनतम शुल्क में, उसमें पूरा डिटेल के अंदर इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। उसमें भारत के इतिहास के अंदर एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन, मिडाइवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तीनों पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, चाहे आरएस की तैयारी करें, चाहे सब एग्जाम में आपके काम आएगा। रीट के विद्यार्थियों के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। रीट के लिए जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीजें सफिशियंट है, आप इनको पढ़ लीजिए तो भी आपका रीट क्लियर हो जाएगा। नालियों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। नालियों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। पक्की ईंटों से मिस्रवासी भी परिचित नहीं थे। तो लेकिन यहां जो है वो लोग थे। साधारणतः प्रत्येक घर में 3-4 कक्ष, स्नानागार, शौचालय, पाठशाला और कुआं होता था। आजकल भी देख लीजिए जो लोग हैं, आजकल भी जो घर होते हैं उनमें ये सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी जो उस समय होती थी। भाई 3-4 रूम तो चलो मान लिया घर में होते हैं, स्नानागार भी होता ही है, आदमी नहाएगा कहां पे, स्नानागार में ही नहाएगा। शौचालय होता था, पाठशाला भी और कुएं भी, तो ये होता था लगभग प्रत्येक घर में। मध्य में आंगन होता था। प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। तो ये कभी कभी मैं पढ़ता हूं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, ये मेरा मन करता है उसी समय में चले जाएं और बिल्कुल वहीं रहें उसी माहौल में। प्रत्येक घर में जल निकासी के नालियों का प्रबंध था। तो नगर नियोजन, यह मोहनजोदड़ो का एक चित्र दिखाया है कि किस प्रकार से नगर का नियोजन। जल निकास, लोथल, कुआ, नाली, स्नानागार, ये हड़प्पा वाले की पिक है। अब ये स्थान अगर यहां होते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो आप भी लोग जाके आ जाते, मैं भी जाके आ जाता। लेकिन अभी ये यहां तो है नहीं, पाकिस्तान में।
प्राचीन सभ्यताओं में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी उतनी विश्व में कहीं नहीं मिलती। घरों के पानी की निकास नालियों से होता था। नालियां गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी। क्या सिस्टम था उस समय। बड़ी नालियां ढकी हुई होती थी। आज भी आप सिटी में देखिए, आज भी कई जो है अच्छी खासी सिटी में भी कई बार ये ढकी हुई नहीं मिलती नालियां। कभी कोई आदमी गिर जाएगा, कभी कोई जानवर गिर जाएगा, कभी कोई गाय है वो चलती हुई गिर जाएगी। लेकिन उस समय देखिए कैसा सिस्टम था। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर बहुत ज्यादा डीपली पढ़े, इनमें फिर भी उतना डीपली नहीं होता। बहुत ज्यादा जब आप विस्तार से पढ़ते हैं तो आपको वास्तव में लगेगा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास भी नहीं है आज भी। इस टेक्नोलॉजी के भले ही मंगल ग्रह पे पहुंच जाए, लेकिन ये जो व्यवस्था थी उस समय की, आज भी हम इस व्यवस्था के आसपास भी नहीं है जो उस समय इन लोगों की व्यवस्था थी। पूरी तरह से जिस वैज्ञानिकता के साथ में चीजें बनाई गई थी, वाकई क्या लोग होते थे वो। नालियों को जोड़ने और प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग करते थे। सड़कों की नालियों में मैन होल भी होते थे। ये जैसे वो आप जिसको क्या कहते हो, गटर वगैरह, वो साफ करने के लिए जो एक ये रखे होते हैं होल जगह जगह जहां से साफ किया जा सकता है उसको खोल करके। नालियों के बीच बीच में चेंबर जो है ये भी होते थे और जिनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। तो ये सिंधु सरस्वती स्थल, ये धोलावीरा में, ये रथ की आकृति देमाबाद। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछ सकता है परीक्षा में। रथ की आकृति कहां से, देमाबाद। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये और है, लोथल का विशाल गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या होता है, मतलब बंदरगाह है, बंदरगाह है। विशाल स्नानागार ये है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, इसको वैसे लिखते कैसे, मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा। सही नाम इसका यह है मोहनजोदड़ो। ये इस प्रकार से इसका सही नाम है, लेकिन चूंकि आप वो एक साथ बोल देते हैं मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहन नाम हमने बहुत बार बोला होगा, इसलिए हम बोल देते हैं मोहन जोदड़ो। है ये मोहनजो फिर दड़ो, इस प्रकार से नाम है वैसे सही के अंदर जो इसका नाम होता है। अब है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। यहां भी इसने ये गलत तरीके से लिख रखा है, ये जो इस नए के साथ में और फिर द अलग है, इस तरह से अगर लिखें तो यह महत्वपूर्ण भवन है जिसका आकार 39x23x8 फीट है। इसमें ईंटों की सीढ़ियां हैं, 3 तरफ बरामदे हैं, फर्श व दीवारों पर ईंटों का प्रयोग है। पास में एक कुएं के अवशेष मिले हैं जो जल का सोर्स था। उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार भी बने हुए हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। ये स्नानागार आप देख रहे हैं कि 39x23x8 फीट। अब इसमें अभी खैर एक लाइन और पढ़ लेते हैं, आगे फिर बात करेंगे। विशाल अन्नागार, जहां अन्न रखने का स्थान। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71x15.23 मीटर का है। 2 खंडों में विभाजित हड़प्पा के अन्नागार का क्षेत्रफल 55.43 मीटर है, जो पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं। प्रत्येक खंड में 6-6 की 2 पंक्तियों में भंडारण कक्ष है। दोनों के मध्य 23 फुट की दूरी है। इसका प्रवेश द्वार रावी की ओर से था। ऐसे अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी थे। अब इसमें देखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपके रीट के यूनिट वाइज टेस्ट पेपर लिए हैं उसमें सबसे पहले पेपर में, चूंकि वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता वाला वही था टॉपिक, उसमें मैंने आपको पूछा था कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। वहां मैंने आपको सही उत्तर बताया था अन्नागार। तो कई जगह देखिए स्नानागार भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कई पुस्तकों में, लेकिन अब सबका जो एक व्याख्या करने का जो इतिहासकार भी हुए हैं, वो भी इस चीज के बारे में कोई एक मत नहीं है। वो कुछ इसकी गणना जैसे इस प्रकार से करेंगे, ये स्नानगार को यहां यहां से गणना करेंगे, कुछ ये जो पूरा इसका आगे से यहां से बना हुआ है, कुछ इसको पूरा मानेंगे, तो फिर वो डिफरेंस आ गया इसमें। लेकिन मैं जो इसमें आधार मानता हूं, एक तो आरबीएससी की पुस्तकें जो है, प्लस एनसीईआरटी की सारी एनसीईआरटी की किताबें जो पहले और आती थी फिर चेंज हुई, फिर और एनसीईआरटी आई, सब के अंदर सेम यही जो फैक्ट है वो यही लिखा हुआ है, विशाल अनागार बड़ा है। कल को भविष्य में ये मान लीजिए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपत्ति लगाने के लिए आरबीएससी की किताब ये आपके सामने है,
और दूसरी बात, एनसीईआरटी की किताबें हैं जिनकी पीडीएफ है मेरे पास में, 3-4 एनसीईआरटी की किताबें हैं, उन सब के अंदर भी सेम यही डिटो है। सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो की मैं बात कर रहा हूं, मोहनजोदड़ो की, तो यहां कंफ्यूजन होता है कई बार कि कौन सी बड़ी है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार बड़ा है या अन्नागार। तो मैं अन्नागार को ही करता हूं, और अन्नागार ही, क्योंकि इसके लिए कई चीजें ये मौजूद है। तो मेरी ओर से यही है। बाकी फिर जो बहुत सारी बुक्स आती है उनके अंदर स्नानागार को बड़ा बता रखा है, लेकिन एक चीज तो है जिस पे फिक्स होना पड़ेगा कि किसको मान के चलें। तो मैं अनागार को ही मान के चलता हूं, और प्रमाण के सोर्स तौर पर एक तो ये किताब आपके सामने है जो पढ़ा रहा हूं आपको मैं, ये देख लीजिए। इसमें एक तो ये है और एक ये रहा, तो कौन सा बड़ा है? ये अनागार बड़ा है, और प्लस एनसीईआरटी में भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इन बिंदुओं का। विशाल जलाशय व स्टेडियम, धौलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जलाशय यानी पानी संग्रहण करने के स्थान, जैसे आप जिनको तालाब या जैसे बावड़ियां कहते हो वैसे। तो पानी जल संग्रहण के स्थान मिले हैं धौलावीरा में। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर, ये कौन सी शिला है? शिला मतलब पत्थर है यहाँ पे, किसी का नाम मत समझ लेना, कई बच्चे बहुत बोले होते हैं कि सर ये कौन सी शिला है ये। शिला माने पत्थर को काटकर 95 × 11.42 × 4 मीटर का जलाशय बना हुआ है। देख लीजिए आप उस समय कितना शानदार तरीके से इतना बड़ा जलाशय बनाया गया, मतलब 95 मीटर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इसके बाद है ये शेल उत्किचित जलाशय, तो ये है आपके सामने, और जुता हुआ खेत कालीबंगा में। तो ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा के अंदर मैं जब गया था देखने के लिए, तो वहां पर अभी भी जो उस समय लोग ये मटकी वगैरह यही यूज करते थे, ईंट वगैरह, मटके वगैरह। मटके बहुत होते थे, मटके हर चीज, जैसे अनाज रखना है तो भी मटके, घर में हर चीज काम में लेने के लिए मटके होते थे। तो आज भी उनके अवशेष इतने पड़े हैं वहां पे, आपको देख के उनको यकीन नहीं होता कि ये 4-4.5 हजार साल पहले के हैं क्या, ऐसा लगता है कि अभी के बने हुए हैं। इसके अलावा धौलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। तो आप देख लीजिए कितने उस समय भी लोग स्टेडियम होते थे, खेल वगैरह होते थे। तो धौलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले। स्टेडियम का आकार 283 × 45 मीटर था। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं, जैसे आज के स्टेडियम होते हैं, कहीं क्रिकेट मैच होता है तो ये होता है ग्राउंड। अब इसके चारों तरफ लोग बैठने के लिए जो बने होते हैं, जहां लोग बैठते हैं, तो उस तरह से स्टेडियम होते थे। कितने क्या गजब के एडवांस लोग थे। आज भी कोई सरकार कहीं स्टेडियम बनाती है तो घोषणा करने के भी कितने वर्ष निकल जाते हैं, वो एक स्टेडियम नहीं बन पाता। और उस समय ये स्टेडियम वगैरह बनाते थे। समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ है और इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मैटर है। ये जो 12वीं क्लास की पुस्तक है, इसमें हालांकि पूरी पुस्तक में चैप्टर्स आती हैं, लेकिन वो 7 चैप्टर के अंदर पूरी हिस्ट्री आपकी रिपीट होगी, पूरी हिस्ट्री रिवाइज होगी, और कुछ नए फैक्ट भी, आप जैसे कई कितने नए फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा मैटर है इस पुस्तक के अंदर। और जो मैं यूनिट वाइज टेस्ट पेपर बना रहा हूं, मैंने यहां से आपके कई क्वेश्चन उठाए। कई कह रहे थे सर इनके क्वेश्चन भी देगा क्या? बिल्कुल दे ही रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, तो उसमें आपके इन इन पुस्तकों को भी शामिल किया गया है जो यूनिट वाइज टेस्ट पेपर लेंगे। एनसीईआरटी की, इनकी, जो भी बाकी तो किताबें हैं ही जो ऑथेंटिक पुस्तकें होती हैं, लेकिन इन किताबों का भी इस्तेमाल किया गया है आपके पेपर बनाने में। फिर आता है विशाल गोदीबाड़ा। कौन सा बाड़ा? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह है। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है, जिसे पुराविद एस आर राव ने गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड यानी बंदरगाह का महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में पहचाना है। ये डॉक यार्ड भी कई बार लिखा जाता है। एस आर राव, लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है। इसका औसत आकार
214 इंटू 36 मीटर है। वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते थे। जहाज, आप देख लीजिए, आज से 4,500 5,000 6 साल पहले, 6,000 साल पहले जहाज आया करते थे पानी के। प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा था जिससे गोदी में पानी आता था। राव लिखते हैं कि लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की नदियों गोदियों से कहीं अधिक विकसित और प्राचीनतम थी। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डॉकयार्ड से बड़ा है। तो विशाखापट्टनम का जो वर्तमान बंदरगाह है, बहुत काफी नाम है इन बंदरगाहों का, विशाखापट्टनम का। बहुत बड़े बड़े जहाज आते हैं, वहां रुकते हैं। इनसे भी बड़ा उस समय लोथल का बंदरगाह था। तो मैं फिर से कह रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए, हिस्ट्री बड़ी मजेदार चीज है। और जब इसको पूरा वैसे खोल के पढ़ाते हैं हिस्ट्री के एक एक पन्ने को, जैसे राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको पढ़ा है वहां पे, तो जब एक एक पन्ना जब हिस्ट्री का खुलता है तो मजा आ जाता है। यूं लगता है कि कई दिनों तक उस चीज से अब बाहर नहीं निकल सकता इंसान की। वास्तव में क्या गजब की इतिहास तो है ही, अपने आप में एक गजब का विषय होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें और हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैं पूरा आपको सारा पूरा करवाऊंगा जो भी मैंने आपको बोला है, आपके रीड के अकॉर्डिंग जो भी मुझे टॉपिक मोस्ट लग रहे हैं। और अभी की जो कक्षाएं आपकी चल रही है ये वाली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है आपके सिलेबस में कि पेपर का कठिनाई स्तर जो लेवल होगा वो 11वीं 12वीं के स्तर तक का रहेगा। तो ये इसलिए ये किताबें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये कि इनमें जो बिंदु मैं आपको बताता हूं कि ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखें। तो आप उस चीज को थोड़ा विशेष थोड़ा ध्यान में रखें कि अच्छा ये चीज कही है तो इसको मैं थोड़ा और ध्यान में रखूं। तो नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और जो विद्यार्थी यहाँ कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार तैयारी करवाने में मुझे भी बहुत मजा आया है। यूट्यूब पे लास्ट 1 साल से अपने पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जनवरी से शुरू किया था, दोबारा जनवरी आ गया। सारी आरबीएससी की किताबें कंप्लीट हो गई। ए पर भी मैंने इन्हीं 6 से 10th की किताबों के टेस्ट पेपर चलाए थे, वहां भी वो कंप्लीट हो गए थे 130 पेपर। उसी के अंदर अब आपके रीट के यूनिट वाइज टेस्ट पेपर भी चल रहे हैं। और राजस्थान जीके का कोर्स है, वो भी मैंने रीट के अकॉर्डिंग जो आपका सारा सिलेबस है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, वो सब कंप्लीट करवा चुके हैं वहां पे। 195 लेक्चर है उसमें। एक एक वीडियो के अंदर जान है, मतलब एक एक वीडियो इस प्रकार से है कि उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, उस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो वो उसी में से आ जाए। और अभी जैसे राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड के जो भी एग्जाम हुए तो उसमें से 90% क्वेश्चन उन्हीं में से हैं जो वहां पढ़ाया है और समझाया है। और यहाँ यूट्यूब पे चल रहा है सब कुछ। तो अब इसमें जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। बस जो 2 लैंग्वेज वाला और आता है वो आपको करना है। वो भी मैं यहाँ पे कुछ चीजें उसमें जो मोस्ट मुझे लगेगी वो यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं। 2018 की वैकेंसी के भी कुछ वीडियो हैं यहाँ पे जो मैंने बनाए थे शिक्षण वीडियो के। बाकी और भी हम बात करेंगे आगे। और तो 2 लैंग्वेज वाली जो है उसमें जैसे कई चीजें होती है, फैक्ट होती है, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, या जैसे संधि है, समास है। तो ये आप चीजें साथ साथ पढ़ते रहें, किसी भी चीज को इग्नोर करने की मिस्टेक मत करना। और अभी भी आप में से विद्यार्थियों के सिलेक्शन हो रहे हैं 2018 में, जैसे उस टाइम जिनका नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो वेटिंग लिस्ट आ रही है उनमें उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। तो उस चीज को महसूस करके तैयारी करते रहें। निश्चित रूप से ये रीट का एग्जाम आपके जीवन का आखिरी एग्जाम है। दोबारा आपको रीट के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भविष्य में 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चर उनकी तैयारी करना। कुछ समय की बात हो रहा है, इस चीज को हिम्मत को बना करके रखें और पूरे जोश खरोश के साथ करें। क्योंकि मेरा यह मानना है कि एसएसटी की तैयारी तो लगभग आपकी हो चुकी है भाई। पिछले 1 साल से हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो इतना तो बेस जबरदस्त आपका अब तक हो जाना चाहिए कि आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपके सिलेबस में कुछ नया जोड़ा है क्या। वास्तविकता तो ये है, अगर आप पिछले 1 साल से यहां जुड़े हुए हैं और अच्छे से, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिलेबस में जो चीजें जुड़ी भी है उसमें एक वो बीमा वाली है, वो 2-4 घंटे का टॉपिक है और उसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है वो। तो वो हम कर लेंगे यहाँ पे। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको देख करके ऐसा लगा होगा कि कुछ बहुत कुछ क्या जोड़ दिया गया।
जोड़ा है, लेकिन जो 1 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ वो नई चीज नहीं है। तो इसी प्रकार से तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।